बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीटीआई का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च मंजिल की जानिब रवा दवा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर क़यादत कंटेनर्स पर मौजूद है। फिरोजवाला पहुंचने पर इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आज दूसरे रोज़ बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में जो इस लॉन्ग मार्च का काफ़िला है वो शादरा से रवाना हो चुका है और कुछ देर बाद वो अपना पहला पड़ाव जीटी रोड के मुकाम पर जो फिरोजवाला है, इस फिरोजवाला के मुकाम पर पहला पड़ाव करेंगे, जहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। अभी से ही जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो फिरोजवाला इस्तकबालिया कैंप बनाया गया है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो इस फिरोजवाला से मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली हैं वो चेयरमैन पीटीआई का इस्तकबाल करेंगे और इस वक्त भी इस इस्तकबालिया कैंप से जो पीटीआई के नगमे हैं वो चलाकर जो कारकुनान हैं उनका लहू भी गरमाया जा रहा है और जो मुकामी क़यादत है वो अपने जो खिताब है वो भी कर रही है। जो कारकुनान हैं वो बड़ी शिद्दत से इस वक्त मुंतज़िर हैं कि कब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे और वो उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इस वक्त जो अभी तक ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का काफ़िला शादरा क्रॉस कर चुका है और उनको यहाँ पर पहुँचने में मज़ीद 20 से 25 मिनट दरकार होंगे, क्योंकि रास्ते में भी कुछ मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली और पीटीआई के जो मुख्तलिफ अरकान हैं उनकी जानिब से छोटे छोटे कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर इस लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया जाएगा और जो मेन मरकज़ी पड़ाव है वो यहाँ पर फिरोजवाला किया जाएगा, जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कारकुनान से मुख्तसर खिताब भी करेंगे और फिर उसके बाद जो अगला स्टॉप है वो मरीद के होगा। अभी जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान हैं जो मेन जीटी रोड है वहाँ पर हरजूम बना के इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी भी कुछ मुतासिर हो रही है। लेकिन जो शादरा में इस पीटीआई के लॉन्ग मार्च में गाड़ियाँ थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस फिरोजवाला के मुकाम पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। जो यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, जैसे ही इमरान खान यहाँ पर अपने काफ़िले समेत पहुँचेंगे तो फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर करके उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया जाएगा, जबकि कारकुनान की जानिब से नारेबाजी करते हुए और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए चेयरमैन पीटीआई को इस लॉन्ग मार्च के ऊपर खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। इस वक्त फिरोजवाला जो इस्तकबालिया कैंप है उसके ये मनाज़र हैं कि कारकुनान ने हाथों में पार्टी परचम थाम रखे हैं। शादरा क्रॉस कर चुका है। बहुत शुक्रिया ज़ैन, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि गैर संजीदा लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहले इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान करें फिर मुज़ाकरात होंगे। मुल्क में पुरअमन इनकलाब आ चुका है। अगर लॉन्ग मार्च में लोग शरीक नहीं हैं तो हुकूमत खौफजदा क्यों है? वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक उड़े हुए रंगत वाला शख्स या साहिबा हमारे सामने आते हैं और हमें बताते हैं कि लोग ही नहीं निकले। तो लोग नहीं निकले तो फिर आपको तो मुतमईन होना चाहिए। आप एक गैर संजीदा लोगों की पार्टी है। आप लोग मुल्क में इनकलाब आ चुका है। जिस तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं वो गैर संजीदा है। जब वो संजीदा होंगे मुज़ाकरात के लिए, हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसकी पहली शर्त ये है कि वो इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जेलें भरने से तहरीकें नाकाम नहीं होती, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो राना सनाउल्लाह से तफ्तीश की जाए। इमरान खान अवाम के समंदर के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खाना जंगी की तरफ ये ले जाना चाहते हैं, ये हार गए हैं। कल लाहौर में इमरान खान का जो तारीख़ी इस्तकबाल हुआ है पिंडी में, पाकिस्तान की सियासत का, बेशक मैं गिरफ़्तार हो जाऊं या ना गिरफ़्तार हूं, तारीख़ी इस्तकबाल होगा। नस्ली और असली होता है वो मुकाबले के वक्त, इम्तहान के वक्त साथ खड़ा होता है। और मैं अगर मारा गया, मेरे साथ अगर कोई मसला हुआ, मेरी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है जी। मैं एक ही छोटा आदमी है बदबूदार, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। अगर मैं मारा जाऊँ तो उस पर तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, अगर वो मुलव्वस हो तो उस पर पर्चा दिया जाए। तहरीक नहीं रुकी, जितने मर्जी कंटेनर लगा लो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी का कहना है कि पाकिस्तान में असल फितना आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान है। तहरीक इंसाफ मुल्क और सारे इदारों की खैरख्वाह है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च पुरअमन है। सारी कौम इमरान खान के साथ निकल रही है। हम पीर को सिंध से रवाना होंगे। अली जैदी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मुल्क में फितने का नाम है आसिफ जरदारी, इस मुल्क के फितने का नाम है नवाज शरीफ, यानी कि पूरा शरीफ ख़ानदान। इस मुल्क में एक फितना था जिसका नाम था, जो बाहर से रह के इस मुल्क में फितनागिरी करता था, उसका नाम था अल्ताफ़ हुसैन। इस मुल्क में फितना है मौलाना फजल रहमान, जिसको लोग प्यार से डीजल कहते हैं, प्यार से ही कहते होंगे, तो पेट नेम तो प्यार से ही पड़ता है ना सही। ये इस मुल्क के फितने हैं। हम सुबह निकलेंगे मंडे को, हम पीसफुल लोग हैं, हमारे साथ ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, हमारी पार्टी के लोग, कराची के शहरी, बहुत सारे लोग निकलेंगे। बराह रास्त आपको लिए चले वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो मुसल्लह अफवाज के अदारे हैं, NFRCC है, कोalition जो हुकूमत है इत्तेहादी, उसके हर पार्टी का हर सरबरा, उनकी पूरी टीम, तमाम जो लोग हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि पिछले 5-6 महीने से ये जो पूरी आफत है उसका डट कर मुकाबला किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ख़ुद दौरे करके, ख़ुद जगह पर पहुंचकर तमाम इंतज़ामात देखे। आपको याद होगा कि शुरू में जब वो जाते थे तो चीज़ें रेस्क्यू और रिलीफ़ की नहीं पहुंची होती थी, तो वो ख़ुद वहाँ नोटिस लेते थे और ये सिलसिला जारी रहा और चीज़ें अल्लाह ताला की कहीं अभी भी कोताहियाँ हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस पूरी काविश में, इस कोशिश में अपना किरदार अदा किया है, मस्बत किरदार, जिसमें बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं, हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न है, बहुत से चैनल्स हैं और मैं ये भी बताती चलूँ कि कोई इश्तिहार जो कि आगाही का था इस पूरे सैलाब के दौरान, वो मीडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए, पूरी कैंपेन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई। और उसमें सहाफ़ियों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, फ़ॉरेन मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, जिसमें मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और इस पूरे तनाज़ुर में आप देख रहे हैं कि एक ऐसी काविश जारी है जिसमें मुल्क के अंदर इकनॉमिक रिवाइवल इस वक्त हो रहा है। इस वक्त जो सफारती सतह के ऊपर पिछले 4 साल तमाम दोस्त ममालिक, इस खित्ते के ममालिक, वो लोग जिन्होंने CPEC में सरमायाकारी की हुई थी, सऊदी फ़ंड में सरमायाकारी पाकिस्तान में की हुई थी, जो मंसूबे थे 4 साल, उसको कम्प्लीटली उनको बंद कर दिया गया। कोई मंसूबा नहीं चलाया गया। उन तमाम मंसूबों का अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइवल हो रहा है। आपने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी डिफरेंट उनके जो दौरे हैं अनप्रेसिडेंटेड है कि 5 महीने के अंदर जिस तरह डिप्लोमेटिक रिवाइवल हुआ है, जिस तरह फ्लड्स के अंदर तमाम इंटरनेशनल जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारी इंटरनेशनल एड एजेंसीज़ हैं, चाहे उसके अंदर सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, UK हो, US हो, कतर हो, जिस तरह मदद की गई है वो जज्बा देखते हुए उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैंने नाम नहीं लिए, चाइना की जो मल्टी प्रोंग्ड प्रेसिडेंट शी की सपोर्ट रही है, इसी तरह प्रेसिडेंट अर्दोगान की रही है, सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं जिस तरह उन्होंने मदद की है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रिवाइव हो रहे हैं पाकिस्तान के, आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर UNGA में गए जहाँ फ्लड्स की विक्टिम्स की आवाज़ उठाई, उसी तरह UN अपील उससे डबल हुई। और ये तमाम वो तनाज़र हैं जिसमें एक हुकूमत इत्तेहादी इस वक्त काम कर रही है। एक शख्स सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को, जो जब 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत था तो मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया कर गया। पूरी कोशिश की कि मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए, मईशत तबाह की, नौजवान का रोज़गार तबाह किया, CPEC को बंद किया, फ़ॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के अंदर माशी तरक्की को मनफी तक ले गया। उसके बाद महंगाई की सतह जो थी वो आसमान से बातें कर रही थी और फिर जाते जाते तीली लगाकर, आग लगाकर पूरी तरह से कोशिश की कि मुल्क श्रीलंका बन जाए और माशी दिवालिया हो जाए, जिसको अल्लाह ताला के फजल करम से इत्तेहादी हुकूमत ने संभाला।
मईशत को संभाला। महंगाई की सूरत हाल उन असरात की वजह से आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है और इंशाअल्लाह जो वादा किया है कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, क्योंकि हमने महंगाई इस नालायक को 2% पर दी थी खाने की चीज़ों की, और इन्फ्लेशन जो रेट जो था वो 3.2% पर इस नालायक को दिया था। तरक्की की जो शरह थी वो 6% पर लाकर इस नालायक को दी थी। लेकिन जिस शख्स का मकसद ही ये कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी इंटरनेशनल जो है वो इमरान खान ख़ुद है। क्योंकि अगर ये तमाम तनाजुर में आप देखें कि पिछले 4 साल मुल्क में क्या हुआ है, तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और उसका तमाम ताने बाने, उसके सबूत जुड़ते हैं उन चीज़ों के साथ जो अब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रही हैं। कौमी मफाद हो, अपनी कुर्सी के साथ चिमटे रहने की बात हो, अपने इक़्तिदार को बचाने की बात हो, तो साइफ़र एक सफारती सतह का जो मामला है उसके ऊपर सियासत करो, उसके साथ खेल खेलो, मिनट्स को बदल दो, सही है या गलत है उसकी फ़िक्र ना करो। ये मैं नहीं, ये इमरान खान की ऑडियो लीक्स है जिसमें इन बातों का एतराफ़ है, और ये वो सबूत हैं जो इमरान खान साहब ने कौमी मफाद बेचने के लिए ऑडियो लीक्स जो सामने पाकिस्तान की आवाम के सामने आई, सफारती ताल्लुकात को तबाह कर दिया। और फिर श्रीलंका मईशत तौर पर तो माशी तौर पर तो कोलिशन गवर्नमेंट ने बचा लिया, लेकिन फिनिश्ड एजेंडा पूरा करना चाहता है। और उसके अंदर आप ये देखें कि आज 4 साल ये फितना, फॉरेन फंडेड फितना मुल्क पर मुसल्लत रहा था, चाहे RTS को बैठा कर ला, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा रहा ना, 4 साल बैठा रहा। क्यों नहीं बोलते, किसके एक जुमला बोल दें कि मैंने कोई हस्पताल बनाया, मैंने कोई स्कूल बनाया, मैंने महंगाई ख़त्म की, मैंने कोई डैम बनाया, मैंने कोई बिजली का 1 मेगावाट बिजली बनाई, मैंने कोई 1 किलोमीटर रोड बनाया, मैंने किसी किस्म की नौकरियां दी, मैंने महंगाई ख़त्म की। कोई एक जुमला तो बोलो। आज कंटेनर पर खड़े हो ना, 2014 में भी ये शख्स कंटेनर पर खड़ा था, उस वक़्त अंपायर की उंगली के बलबूते पर और बैसाखी पर खड़ा था। आज अगर अपने बलबूते पर सियासत करने का वक्त आया है तो गौते खा रहे हो और उस फ्रस्ट्रेशन में अदारों को कॉल आउट कर रहे हो। मैं अभी उस बात पर आऊंगी, लेकिन एक जुमला तो बोलो अपनी तकरीर में, 2014 की तकरीर में और 2022 की तकरीर में कोई फर्क तो लाओ। 4 साल मुल्क पर वजीर आजम रहे हो, अपनी कारकर्दगी का एक जुमला बोलो। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है तुमने, बताओ कोई अस्पताल बनाया हो, कोई पुल बनाया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई डैम बनाया हो, कोई मेगावाट बिजली बनाई हो, कोई मोटरवे के एडिशनल कोई 1 किलोमीटर सड़क बनाई हो। आज वहां दहशत गर्दी वापस आ रही है, मुल्क में अमन अमान को आज खतरा है, और उसके ऊपर उसी कंटेनर को सजाकर वही जुमले, वही तकारीर, वही बातें, वही गलाजत, वही इंतशार, वही नफरत, वही ढिठाई। जब नवाज शरीफ 2016 में 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म गया था तो उसकी तकरीर क्या थी कि मैंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मैंने इस मुल्क में पहली मोटरवे दी, मैंने इस मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली दी, मैंने इस मुल्क में स्कूल बनाए, हस्पताल बनाए, मैंने इस मुल्क में अमन कायम किया, दहशत गर्दी ख़त्म की, इस मुल्क को पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी, इस मुल्क के आकाइयों को पहली दफ़ा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक ताकत बनाया और दहशत गर्दी का मुकाबला किया, इस मुल्क को सीपेक दिया, नौजवान को रोज़गार दिया, इस खित्ते को तरक्की दी। ये नवाज शरीफ की तकरीर थी। आज आपकी तकरीर क्या है? क्या तकरीर है आपकी? और नवाज शरीफ 2014 में नवाज शरीफ था, आज नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट है, नवाज शरीफ का भूत और खौफ दिमाग से नहीं हटा। शहबाज शरीफ की बातें करते हो। शहबाज शरीफ, तुमने 350 डैम बनाने थे। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 14,000 मेगावाट में से 5,500 मेगावाट बिजली बनाई पंजाब में, उसी वक्त जब तुम ये कंटेनर पर खड़े थे। हस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, महंगाई कम की, उस वक्त जब तुम कंटेनर पर खड़े थे। और आज भी शहबाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क की मईशत, मुल्क के सफारती ताल्लुकात
मुल्क के अंदर महंगाई की कमी, मुल्क के अंदर माशी बहाली, मुल्क के अंदर अमन, मुल्क के अंदर जो इस वक्त सैलाब से विक्टिम्स हैं उनकी बहाली, आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ ये काम कर रहा है और तुम खड़े होकर कंटेनर के ऊपर गलाजत उगल रहे हो। कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है तमाम इंटरनेशनल एस्टिमेट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान को 10 साल लगेंगे सैलाब के असरात से निकलते हुए और $30 बिलियन दरकार है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और इमरान खान साहब, इमरानी फितना, फॉरेन फंडेड फितना, वो कॉन्स्पिरेसी जो मुल्क के अंदर क्या कहती है कि मैं सैलाब से डूबे मुल्क को मज़ीद डुबाऊंगा, मैं यहाँ लाशें बखेरूंगा, यहाँ खूनी मार्च करूंगा, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाऊंगा, क्योंकि 4 साल मेरा अनफिनिश्ड एजेंडा था। मैंने तो अभी और काम करने थे, मैंने तो अभी मईशत तबाह की थी, अभी मैंने जो मुल्क के अंदर अमन था उसको तबाह करना था। ये तो मैं जैसे जल्दी कुर्सी चली गई, मेरा तो अभी फॉरेन फंडिंग का अनफिनिश्ड टास्क रहता है। तो एक तरफ ये हुकूमत जो है वो रिवाइवल्स की तरफ जा रही है और इमरान खान उसी कंटेनर पर खड़े होकर मुल्क के अंदर इंतशार, फसाद और अदारों को कमज़ोर करने की, और मैं उस पर भी आऊँगी। दूसरी बात, इंडिया का वज़ीर दिफा 3 दिन पहले क्या कहता है? वो कहता है कि मुल्क के जो पाकिस्तान का जो शुमाली हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसको हम अपना हिस्सा बनाएंगे, और जो शुमाल को टारगेट किया हुआ है, ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है। और ये फितना क्या कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा, और जो बातें कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है DGISI को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और अफवाज पाकिस्तान को, और उसका जश्न कहाँ बनाया जा रहा है? उस वक़्त जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसका जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। लगाएं ज़रा वो वीडियो। जो मोदी का मीडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान की फ़ौज पर और ISI के ऊपर हम उन पे हमले करेंगे, और मोदी का ही कैंपेन मैनेजर जो खुद का था, मैं नहीं कह रही कि अगर मोदी इलेक्शन जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, तो मोदी का मीडिया जो कह रहा है वो इमरान साहब उसको क्या कह रहे हैं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो यहाँ मौजूद हूँ पाकिस्तान में मोदी का कैंपेन मैनेजर। खुद अपना बयानिया तो आपने देख लिया, इम्पोर्टेड हुकूमत का, साइफर का, ऑडियो लीक्स, मफाद से खेलो, साइफर के साथ खेलना है, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना डकैतियाँ, वो सब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया है। और अब इंडिया में जश्न मनाने के लिए अदारों को कॉल आउट किया जा रहा है। ये है इमरान खान साहब का असल चेहरा। और उसके बाद दुनिया कह रही है, अभी आपने देखा सऊदी अरेबिया में, चाइना में, SCO में, सेंट्रल एशिया में, US में, UK में, तमाम लोग इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल, फ्लड विक्टिम्स के लिए और उनकी मदद करना चाहते हैं, तमाम डिप्लोमेटिकली। और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करना, मैं पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता हूँ, सियासी अदम इस्तेकाम फैलाना चाहता हूँ, माशी अदम इस्तेकाम फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा अनफिनिश्ड टास्क था जो मैंने मुकम्मल करना है। एक तरफ आप वो विजुअल्स देखें जिसके अंदर पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त इनका डाला हुआ गंद साफ कर रही है, और दूसरी तरफ यहाँ तो बयानिया बेनकाब हो गया। यहाँ तो पाकिस्तान की आवाम ने वो ऑडियो लीक्स भी देख ली, और DGISI के बाद और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसको ये अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत कहता रहा, जिस वक्त वो हो रहा था, उस वक्त कमरे के अंदर मुल्क का वज़ीर आज़म अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाकर ये कह रहा था कि मैं ताहयात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आपको एक्सटेंशन देता हूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दें। और जब उन्होंने कहा कि अदारे ने ये फैसला किया है कि सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, तो उसी वक्त कॉन्फिडेंस हो रहा था। आज कहते हो शिफाफ इलेक्शन करा दो, तुम्हारा मुतालबा शिफाफ इलेक्शन नहीं है। आपका मुतालबा और आपकी नीयत पाकिस्तान को, जो आप कहते थे कि इसकी मईशत को तबाह कर दो, इसके अंदर अफरा तफरी फैला दो, नफ़रत के बीज बोए, ऐसे बीज बोए जिसके असरात आज तक यहाँ मौजूद हैं, और 4 टुकड़ों की बात खुदा न खास्ता करते थे। और उस वक़्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे ख़िलाफ़ आ रहा था तो बंद कमरों में ऑफ़र्स दे रहे थे ताहयात एक्सटेंशन की,
اور باہر کہتے ہو جانور ہیں، باہر کہتے ہو نیوٹرل کا اسلام اجازت نہیں دیتا، باہر کہتے ہو میر جعفر میر صادق، اور باہر یہ کہتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ منافقت، یہ ہے یہ منافق چہرہ، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز. اور یہ کہتے ہو، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. ڈی جی آئی نے کہا میری موجودگی کے اندر یہ آفر کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے. جب نواز شریف صاحب کو 2016 میں نکالا تو اس وقت بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی. بند کمروں کے اندر تم نے سودا کیا اپنے آئینی حلف کا، اور تم اس طرح کی بند کمروں میں آفرز کرتے رہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو باہر تم ان کو گالیاں دیتے ہو. اور کل جو تقریر تم نے کی کہ کان کھول کر سن لو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی غلاظت، تمہاری اس طرح کی گفتگو، تمہاری اس طرح کی باتیں، یہ بیانیہ پاکستان میں تو تباہ و برباد ہو چکا ہے عمران خان صاحب. اس کا جشن اب صرف ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. تم وہ شخص ہو، تمہاری ذہنیت اتنی غلیظ ہے کہ تم نے شہداء کے خلاف کیمپین کی ہے لسپیلا کے ہیلی کاپٹر کے سانحے کے بعد. اور کل بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف نے کہ شہداء ہماری ریڈ لائن ہیں، اور اس کے اوپر تم نے ان کو نہیں چھوڑا، تم نے سائفر کو کے اوپر کھیل کھیلا. اور یہ جب تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم سیاست اپنے بلبوتے پر کرو تو کان کھول کر سن لو. گالی دیتے ہو، کال آؤٹ کرتے ہو تاکہ اس کی جو سیلیبریشنز ہیں اور اس کی جو شہنائی ہے وہ ہندوستان میں بچے کہ تم نے مودی کی کیمپین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کان کھول کر سن لو کہ اب اگر تم نے ملک کے اندر سیاست کرنی ہے تو وہ بیساکھی تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہی وہ بیانیہ تھا نواز شریف کا. تم نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور جس وقت تمہارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، آئینی طور پہ پارلیمان نے اٹھا کر باہر پھینکا، تو ہاتھ جوڑتے ہو، منتیں کرتے ہو، ترلے کرتے ہو، آفرز کرتے ہو کہ میں آپ کو غیر معینہ مدت کے لیے دے دوں گا ایکسٹینشن، اور آپ میری کرسی بچا لیں، میرا اقتدار بچا لیں، اور بار کہتے ہو کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے. تم اتنے منافق شخص ہو، تم اتنے جھوٹے شخص ہو. چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہو میں ہٹ جانے کا نوٹس دے رہا ہوں. جھوٹے شخص. چیف الیکشن کمشنر کو ہٹ جانے کا نوٹس اس لیے دے رہے ہو کہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے فورن فنڈنگ میں، تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے توشہ خانہ میں، کیونکہ تمہارے پریشر میں نہیں آیا، تمہاری گالی، تمہاری دھمکی، تمہارے دھونس میں نہیں آیا. جس وقت چیف الیکشن کمشنر کو جیسے ایف آئی اے کو ڈی جی کو بلا کر ہر ادارے کو استعمال کیا، تم 4 سال بعد کیا کہو گے؟ کیا عوام کو بتاؤ گے اپنی کارکردگی کہ میں نے سائفر کے ساتھ کھیل کھیلا، میں نے توشہ خانہ میں ڈکیتیاں کی، میں نے فورن فنڈنگ منگا کر اب پاکستان کے خلاف کام کیا؟ کیا بتاؤ گے پاکستان کی عوام کو؟ کہ میں نے ہیرے اور جواہرات کے سودے کیے، میں نے زمین کے ٹکڑوں کے اوپر سودے کیے؟ کیا بتاؤ گے عوام کو؟ تمہارے پاس عوام کو بتانے کے لیے ایک جملہ نہیں اپنی کارکردگی میں، سوائے تمہاری چوریاں، تمہاری ڈکیتیوں کی داستانیں ہیں جس کے خلاف تم اینا رو مانگتے ہو. اور اس کے بعد کال آؤٹ کرتے ہو. تم جو مرضی کر لو، تم لانگ مارچ کرو، تم لانگ ڈرائیو کرو، تم لانگ جمپ کرو، جو مرضی تم نے کرنا، یا لانگ واک کرو. 2014 میں بھی کی تھی نا، کیا ملا تھا؟ کیا حاصل ہوا تھا؟ اور اس وقت بھی ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، اس وقت ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی، اس وقت نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، اس وقت مہنگائی کم ہو رہی تھی، اس وقت نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا، اس وقت غربت کم ہو رہی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی. تو کیا ملا تھا تمہیں 2014 میں وہاں 126 دن کے بعد؟ اور آج کیا ملے گا؟ کیا کرو گے؟ یہ سب کچھ کرو، تماشے کرو، پٹاخے بجاؤ، جو مرضی کرنا ہے کرو. اتحادی حکومت اپنا کام کر رہی ہے.
عوام کو ریلیف دینے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے, ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے, ملک کے اندر سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے, تمہارے جیسے فتنہ, فساد, جھوٹے شخص اور جھوٹی جو تمہاری سیاست بے نقاب ہو رہی ہے, عوام کے سامنے روز تمہارا کوئی نہ کوئی اعمال سامنے آ رہا ہے, وہ اپنا کام کرتے رہیے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اہم تعیناتیاں ہیں اس ملک میں وہ تمہارے اس تماشے سے, گالی سے, فساد سے, فتنے سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا تو تمہاری بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے عمران خان صاحب. یہ ملک اب پرانا پاکستان نہیں ہے, یہ اصل میں اب وہ پاکستان ہے جہاں ادارے اپنی حدود میں آئینی حدود کی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں, اور جس کو تم گالی دے کر, کال آؤٹ کر کر دوبارہ اپنی گندی سیاست میں گھسیٹنے کے نعرے لگا رہے ہو. اب نہیں ہونا, بھول جاؤ. وہ کیسا انقلاب اور حقیقی آزادی ہے جو رات کو گھر جا کر سو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رلتے رہتے ہیں, ان کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ کیسی آزادی ہے, حقیقی آزادی اور لانگ مارچ ہے اور لانگ ڈرائیو ہے یا لانگ واک ہے یا لانگ جمپ ہے, جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ اور لاشوں سے بھرا ہوا مارچ ہوگا. کیا کرنا چاہتے ہو ملک کے ساتھ؟ کر لیا بہت کچھ, ہر ادارے کو کمزور کیا. 4 سال نیب جن کو چور کہتے ہو, ابھی مطلب پچھلے 5 مہینے میں اور اس سے پہلے 4 سال جو تم الزام لگاتے رہے, 1100 ارب, 1200 ارب, 600 ارب, 800 ارب, 900 ارب, 4 سال کدھر گئے وہ ارب, کدھر گئے وہ الزامات؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا, ایف آئی اے کا ڈی جی باتھ روم میں بند ہوا, طیبہ گل اغوا ہوئی, لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے رہے. فنڈامنٹل رائٹس آج تمہیں یاد آ گئے؟ جھوٹ مت بولو, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو. کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہو اپنی سیاست کی خاطر, کسی 75 سالہ عزت دار شخص کی عزت کو اپنی سیاست کی خاطر اس کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو. کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ کر لیا, خواتین کو اغوا کر کر کیسز بنوا لیے, گھٹیا شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے. 4 سال تم نے ایک الزام ثابت نہیں کیا. اگر 1100 ارب کی چوری ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ ہر ادارہ تمہارے پاس, ریاستی طاقت تمہارے پاس, وزیر اعظم کا عہدہ تمہارے پاس وہ کرسی, وہ اختیار, وہ طاقت تھی, اور کہتے ہو آج ریلیف مل رہی ہے. تو 4 سال ریلیف ملا, 4 سال یہ ریلیف ملا عدالتوں سے کیونکہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے تھے. آج وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس کا فیصلہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ وہ فیصلہ پڑھا, وہ فیصلہ پاکستان کی عوام پڑھے, وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزا تھی وہ بلا جواز تھی. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا, کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی, کسی قسم کا کوئی ثبوت نیب نے نہیں دیا, صرف ایک جے آئی ٹی ہیرو پہ مشتمل بنی تھی جس کی رپورٹ کے اوپر سزا دے دی گئی. آج تک نیب نے نواز شریف کی کے اوپر جو الزام لگایا, نیب نے اس کا ایک پرچہ, ایک ثبوت نہیں دیا. کوئی تعلق نیب نواز شریف کا ان پراپرٹیز کے ساتھ نہیں بنا سکی, کسی قسم کا کوئی فائنینشل لنک اسٹیبلش نہیں کر سکی, پروسیکیوٹر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا. بلا جواز کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو, کسی کی بچی کو جیل میں ڈال دیا, سزائے موت کی چکی میں ڈال دیا. کیا کیا تم نے؟ کیا جواب دو گے؟ آج تم پھر وہی گردان کرتے ہو. یہ گردان اب پاکستان کی عوام نہیں سنے گی. یہ الزامات اب تم نہیں لگا سکتے عمران خان صاحب, کیونکہ یہ تمام چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں. ہر چیز پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکی ہے. اس لیے یہ باتیں اب لیکن تمہیں شرم نہیں آتی نا. شرم تو شرم والے شخص کو آتی ہے, ایسے شخص کو کیا شرم؟ الیکشن مانگتے ہو, نہ تمہیں ادارے قبول, نہ تمہیں اپوزیشن گورنمنٹ قبول, نہ تمہیں اپنے سیاسی مخالفین قبول, نہ تمہیں چیف الیکشن کمشنر قبول. کون سا الیکشن؟ اب
इलेक्शन पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन होगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद भी इलेक्शन नहीं है। तुम्हारा मकसद मुल्क के अंदर फसाद फितना फैलाना है, और अल्लाह माफ़ करे, इंशाल्लाह हम हिफाजत करेंगे पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन किसी किस्म का भी कोई सानिया या वाक़या हुआ पंजाब में, तो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर फ्रंट पे तुम इंतशार चाहते हो। KPK की पुलिस को कहते हो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, पंजाब की पुलिस को कहते हो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो। जो लोग इनकी बातें सुनते हैं वो ये सवालात पूछें और अपने दिमाग में ये बात डालें कि ये किस किस्म का शख्स है। कहता है हर जाने का नोटिस करूँगा। वो पहले शहबाज शरीफ साहब का 5 साल का हर जाने का नोटिस हुआ है, उसका तो जवाब दो। ख्वाजा आसिफ का हुआ है, उसका तो जवाब दो। झूठे शख्स, तुम क्या हर जाने का नोटिस करोगे? तुम एक फॉरेन फंडेड फितना हो, फसादी हो, मुल्क में इंतशार चाहते हो, लेकिन ये इसकी इजाज़त पाकिस्तान की हुकूमत नहीं देगी। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस। मैडम, एक कमेटी बनाई गई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसका मैंडेट क्या है? क्या उसमें अमन अमान के अलावा मुज़ाकरात का आंसर भी शामिल है? किसी जानिब से कोई इशारा आया है कि तहरीक इंसाफ किसी मुज़ाकराती मेल पर आना चाहिए? देखिए, बात यह है कि मुझे नहीं पता कमेटी, हम एक ख़बर मैंने TV पे देखी है, हर जो कंसर्न्ड वुज़रा हैं और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग्स होती रहती हैं, मैं उसी की खबर आप लोग कमेटी समझ रहे हैं। ऐसी कोई कमेटी, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अपने आइनी फ़राइज़ अंजाम दे रही है, अपना बिज़नेस एज़ यूजुअल गवर्नमेंट का जारी है। और उसी तरह हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक फितना कॉल आउट कर रहा है कि जो वो 2014 में करते थे, आपको वो तमाम मनाज़र याद हैं, चढ़ाई करते थे पार्लियामेंट पे लानत बेचते थे, आग लगा दो, जला दो, सिविल नाफरमानी, घसीट दो, मार दो, ये गुफ्तगू है, आज भी वही गुफ्तगू है। तो उसके लिए जानो माल की हिफाजत करना, लोगों के बिज़नेस की हिफाजत करना, तमाम कंसर्न मिनिस्टर्स जो हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इजलास भी हुआ परसों, मेरे ख्याल में उसी के तनाजुर में आप लोग। मगर बातचीत, देखें, सियासत में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और बातचीत सियासतदानों से होती है, और सियासतदानों से जो बातचीत होती है ज़ाहिर है उसके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी भी होती है। लेकिन एक शख्स अगर झूठ बोले, फितना मचाए, फसाद करे, जिसका मकसद, किसके साथ मुज़ाकरात करें? एक फ़ॉरेन फंडेड फितने के साथ, एक इंतशार फैलाने के साथ वाले के साथ, पार्लियामेंट पे लानत भेजने वाले के साथ, जो मुल्की मफाद से खेले उसके साथ मुज़ाकरात करें, जो झूठ बोले मुनाफिक शख्स हो उसके साथ मुज़ाकरात करें। मतलब किसके साथ मुज़ाकरात करें? बात तो ये है। इसलिए किसी किस्म का अभी कोई मुज़ाकरात उस शख्स के साथ जो मुल्क के अंदर लाशें बिछाने पे खुदा ना खास्ता तो लाओ, उसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। बेहज़ाद सलीमी साहब। मैडम, ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब भी मुतअद्दिद मौक़े पर कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी मुतालबात नज़र आते हैं, उनमें एक मुतालबा उनका मार्च अप्रैल में इंतखाबात का है, और दूसरा मुतालबा उनका चीफ इलेक्शन कमीशन की तब्दीली के हवाले से है। तो क्या हुकूमत इन दोनों नकात पर कोई लचक दिखा के उनसे बातचीत कर सकती है? आप कह रही हैं कि उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये जो कमेटी की तश्कील है। देखिए, सड़कों के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होते, धमकियाँ गाली देकर मुज़ाकरात नहीं होते, फितना फसाद और इंतशार फैलाकर मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात की ऑफ़र तो शहबाज शरीफ ने पार्लियामान के फ्लोर पर मईशत की, मिसाके मईशत पर दी थी ना।